हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम लघु 3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, 3 और 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर स्पष्ट करिए। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी व लेटराइट मिट्टी में निम्न अंतर है। इस प्रकार से हम उसको लिख के फिर ऐसे एक लाइन खींच के आप इधर लाल मिट्टी लिख दें और इधर लेटराइट मिट्टी लिख दें, है ना। और इस प्रकार से दोनों में अंतर बता दें। तो सबसे पहले चूंकि बोर्ड छोटा है, मैंने यहाँ वो फॉर्मेलिटी नहीं की है, सीधा सीधा यहाँ लाल मिट्टी की विशेषताएं लिखी और यहाँ पर लेटराइट मिट्टी की। ठीक है, तो लाल मिट्टी की क्या विशेषता है कि ये लाल मिट्टी जो है तर व शुष्क जलवायु में निर्मित होती है। मतलब ये दोनों में हो जाती है, तर में भी और शुष्क में भी। ठीक है। वहीं जो लेटराइट मिट्टी है उसका निर्माण ऐसे भाग में होता है जहां तर व शुष्क बारी बारी से होती है। यानी मिट्टी पहले शुष्क रहती है, फिर कुछ समय बाद तर हो जाती है, फिर शुष्क रहती है, फिर तर हो जाती है। तो ये बारी बारी से, है ना, अलग अलग होता है। लेकिन ये शुष्क और तर दोनों में होती है। ठीक, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा है ये पहाड़ी ढालों पर होती है। ये जो लाल मिट्टी है वो पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र पर ज्यादातर पाई जाती है। वहीं ये चौरस भूमि पर होती है। लेटराइट मिट्टी कैसे समतल चौरस भूमि पर पाई जाती है। तो एक ये अंतर हो गया, दूसरा, है ना। तीसरा जो अंतर है इसमें लोहा और चूना का अंश होता है। किसमें? लाल मिट्टी में लोहा और चूना का। लोहा जो फैल जाता है उसका, उसी के कारण उस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है ना। वहीं जो लेटराइट मिट्टी है वनस्पति के अंश से निर्मित होती है, उसमें चूना नहीं होता। इसमें क्या, चूना नहीं होता है लेटराइट में, है ना। वहीं ये वनस्पति के अंश से निर्मित होती है। ठीक, और ये कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, है ना। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में, यानी यहाँ पर ये पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी कहीं कहीं, पश्चिम बंगाल में, है ना, झारखंड, इनमें ये पाई जाती है। वहीं दक्षिण तक फैली हुई है, हालांकि ये बंगाल तक, दक्षिण तक फैली हुई है लाल मिट्टी। वहीं जो लेटराइट मिट्टी है वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल यानी साउथ में पाई जाती है ज्यादातर, है ना। और इसमें बाजरा की फसल अच्छी होती है। जो लाल मिट्टी है वो बाजरा की फसल के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन जहाँ गहरी होती है, इसकी गहराई अधिक होती है, उर्वरता कहीं कहीं होती है, वहां पर अन्य जैसे गेहूं और चावल भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है। वहीं इसमें ये तो मिट्टी उपयुक्त ही है चावल, कपास, चाय, कहवा, सिनकोन आदि के लिए। आपने देखा होगा तमिलनाडु वगैरह में चाय का, सिनकोन का, रबर का, इनका, कहवा वगैरह, इनका बहुत अच्छी फसलें होती हैं, कॉफी सबसे ज्यादा। तो ये मिट्टी इन फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। और भी अंतर आप कर सकते हैं, लेकिन ये 4-5 अंतर भी अगर आप लिख देंगे तो लघुत्तरी प्रश्न के हिसाब से ठीक है। ठीक है, लेकिन जब भी आप करें तो यहाँ लाल मिट्टी और यहाँ लेटराइट मिट्टी ऐसे बना लें। ठीक है, आप उसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जल संरक्षण के उपाय लिखिए। उपाय यानी जल संरक्षण, संरक्षण हम जानते हैं उसको बचाना, ठीक है, और उसके उपाय क्या है, जल को बचाने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं वो उसमें लिखने। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके 2-3 उपाय हैं जो कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं हम, लेकिन मोटे मोटे 3 हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, है ना। तो पहला है वर्षा जल संग्रहण और इसके अफवाह को रोकना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ हम लिखेंगे वर्षा, है ना। क्या है? वर्षा जल संरक्षण, जल संरक्षण के उपाय। ठीक है, जल संरक्षण के उपाय लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जल संरक्षण के उपाय निम्न प्रकार हैं, है ना, निम्न प्रकार हैं। अब यहाँ पर हम अपना लिख देंगे क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा कि वर्षा जल संग्रहण के अफवाह को रोकना। पहला
वर्षा जल संग्रहण के अफवाह को रोकना, है ना। वर्षा जल, है ना, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का जल हमें संग्रहण करना है, व अपवाह को रोकना, अपवाह को रोकना। तो यहाँ आप लिखें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, और उसके अलावा हार्वेस्टिंग, और उसके अलावा आपका बांध निर्माण द्वारा या बंधान द्वारा, बंधान द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा, वृक्षारोपण द्वारा हमें वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, ठीक है, और अपवाह को रोकना चाहिए, है ना, एवं अपवाह को रोकना चाहिए, है ना। अपवाह कैसे रुकेगा? जैसे पानी आया तेजी से और वो बह गया, अगर उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, यानी छतों पर इस प्रकार से सिस्टम लगवाएं कि वहां से सारे पानी जो जल है वो एक पाइप के द्वारा नीचे कहीं सोखता गड्ढे में एकत्रित हो, जिससे वाटर लेवल उस जगह का बढ़ेगा, है ना। इसी प्रकार जो ढाल होती है वहां बंधान बनाए जाते हैं, मेड़ बंधान बनाए जाते हैं खेतों में, जिससे वो जल एकदम ना बहे, मिट्टी को ना बहा ले जाए, वहीं पर ठहरे और उसमें नमी पैदा करे, उसका वाटर लेवल बढ़ेगा। अगर वो संग्रहित होगा, ज्यादा देर तक ठहरेगा तो जमीन में सूखेगा, ज्यादा गहराई तक जाएगा। और अगर नहीं कुछ उसका उपाय हुआ पेड़ों के द्वारा, पेड़ भी वर्षा जल को रोकते हैं, है ना, अपनी जड़ों में ले जाते हैं, तो ये मिट्टी को कटाव से रोकते हैं, साथ ही साथ उसको संग्रहित करते हैं, संरक्षण करते हैं। और अपवाह यानी फैलना, उसका फैलना जो है उसको रोकना चाहिए, है ना। अपवाह अगर फालतू वर्षा का जल आया और हमने उसका संरक्षण नहीं किया तो जो जैसे ही वर्षा खत्म हो जाती है पानी की समस्याएं शुरू हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, खेत तालाब होता है ना, खेत तालाब जगह जगह खेतों में जहाँ ढाल वाला क्षेत्र होता है वहाँ तालाब बना दिए जाते हैं, खोद कर गड्ढा, जिससे वो वहाँ सोख लेगा पानी, तो वाटर लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ एक आध सिंचाई का काम तो वो आराम से कर देते हैं, इतना पानी भरा रहता है। स्टॉप डैम बनाकर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा जो है उपाय हम क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय है कि छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध, छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का प्रबंध, नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है। तो हमें इसका प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार करना चाहिए कि अधिक से अधिक जल संग्रहित हो सके, है ना। जो नदी जल क्षेत्र है जहाँ उनका संग्रहण होता है उनका वैज्ञानिक प्रबंध में मैंने यही बताया कि मेड़ बंधान बनाना, खेत तालाब बनाना, स्टॉप डैम बनाना, है ना, ये सारी चीजें करके जो है वर्षा जल को एकत्रित किया जा सकता है ना। बहुत सी ऐसी जगह थी पहले जहाँ पर पहले पानी की बहुत किल्लत होती थी, लेकिन उस जगह पर वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा, जैसे जहाँ ढाल से पानी आ रहा है वहाँ स्टॉप डैम बना दिया, उसमें इतना पानी भर जाता है कि पूरे आसपास के क्षेत्र में जहाँ पहले फसल नहीं होती थी क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी,
पशुओं के लिए पीने की व्यवस्था नहीं थी पानी की, वहाँ एकत्रित हो जाता है। और अब वहाँ पर मैंने खुद देखा है, जो ये वाटर सेट की योजना चल रही है वहाँ पर उनके द्वारा इतना पानी एकत्रित रहता है, एक तो वो पानी रुकता है तो वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ गया है ना, और दूसरा वहाँ जो पानी होता है उससे लोग सिंचाई करते हैं और खेतों में 2 से अधिक फसलें भी अब वो ले रहे हैं, जहाँ की सिर्फ मोटे अनाज पैदा होते थे, ज्वार बाजरा एक फसल जो बरसात वाली हो जाती थी, वर्षा पर केंद्रित, बाकी दूसरी फसल वहाँ नहीं होती थी, पर अब वहाँ ऐसा हो रहा है। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा ही संभव है ना, और जल संरक्षण किया जा सकता है और लोगों के उपयोग में लाया जा सकता है, मनुष्यों के भी पशुओं के भी। वृक्षारोपण तो होते ही है ना पानी की वजह से। तो ये तीसरा जो उपाय है वो है जल को प्रदूषण से बचाना, है ना। तीसरा जो उपाय है वो जल प्रदूषण से बचाना। तीसरा है जल को प्रदूषण से बचाना। ठीक है, अब ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि हमें नदियों, ठीक है, तालाबों में रासायनिक कचरे को फेंकने पर और क्या कहते हैं, सबों को जल में बहाने पर, कपड़े धोने पर है ना, कपड़े धोने पर एवं स्नान के समय साबुन व शैम्पू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? हमें प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। यानी तीसरा जो उपाय है वो है, चलो जल हमने बचा लिया लेकिन प्रदूषित होने से भी बचाना है। यानी बहुत से कारखाने जो हैं वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हैं, तो ये जो उद्योग वाले हैं, कारखाने वाले हैं, वो अपना कचरा, रासायनिक कचरा जो है नदियों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण नदियां बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषित। यमुना नदी बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आगरा, कानपुर, है ना, जैसे कानपुर तो अलग नदी है, ये जो आगरा है, दिल्ली है ना, फरीदाबाद, ये सारे शहर जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो यमुना के किनारे हैं। तो यमुना नदी में इन सब का पानी जाने से यमुना नदी बहुत अधिक प्रदूषित हो गई है और उसको अस्तित्व को खतरा है। कोई इसमें स्नान नहीं करता, कोई जल तो पीना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में उस पर अभियान हालांकि चलाए जा रहे हैं। गंगा नदी इतनी पवित्र नदी है, उसमें इतना सारा प्रदूषण है, तो जल प्रदूषण में भारत का एक अच्छे 8-10 जो टॉप 10 वाली जो स्थिति होती है उसमें आता है स्थान, है ना। तो टॉप 10 में है जल प्रदूषण में। तो हालांकि अभियान चला रहे हैं, नमामि गंगे योजना चली है जिसके माध्यम से गंगा नदी को प्रदूषण रहित बना रहे हैं। और भी नदियों के प्रदूषण से, समुद्र किनारे जो कचरा छोड़ जाते हैं लोग खाकर पॉलीथीन्स, उन पर बहुत सारी सफाई के अभियान चल रहे हैं। लेकिन अभियान कुछ लोग चला रहे हैं, प्रदूषित करने वाले बहुत ज़्यादा है। तो अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें ये प्रदूषण स्वयं रोकना होगा। हालांकि अभी मैंने स्वयं देखा है, जब हम लोग गंगा नदी स्नान करने जाते हैं तो अब उसमें नहाने के लिए साबुन पर प्रतिबंध लगा दिया, साबुन शैम्पू आप प्रयोग नहीं कर सकते, कपड़े नहीं धो सकते हैं। लेकिन ये कुछ घाटों पर ही है, जो कुछ प्रसिद्ध घाट हैं वहीं पर है। आउटर में जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहाँ आज भी सभी इनमें कपड़े भी धो रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, सब मलमूत्र विसर्जन सब होता है। तो ऐसे करके ये प्रदूषित होती है। तो हम इन उपाय द्वारा, यानी सबों को जो होते हैं ना, हमारे
गंगा नदी में अस्थियां विसर्जित होती हैं, या पहले तो सीधे सीधे शवों को कुछ लोग छोड़ देते हैं गंगा नदी में, तो उससे जल प्रदूषित होता है। तो ऐसे उसमें पशुओं को डाल देते हैं, पशुओं के शव, मनुष्यों के शव, तो उन पर प्रतिबंध होना चाहिए, हो भी रहा है। और रासायनिक कचरे का प्रबंध नदियों में नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए कि नदियों को प्रदूषित ना करें। और साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट यानी जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनके प्रयोग पर, जल में उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए, तभी ये प्रदूषण से हम बचा सकते हैं। तो जल का सबसे पहले वर्षा जल को रोकना है, संग्रहण करना है, फिर उसका वैज्ञानिक प्रबंध करना है, और फिर उसको प्रदूषण से भी बचाना है, तभी हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये 3 उपाय हैं मेजर, जिनके माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।